अच्छा आप ये बताइए, इसमें कितने लोग जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? देखिए, कुछ नहरें ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ नहरें ऐसी भी हैं जो मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित नहरें का कहने का अर्थ ये है कि मानव निर्मित नहरें वैसी नहरें होती हैं जिन्हें मानव खुद बनाता है, और प्राकृतिक नहरें ऐसी नहरें होती हैं जो नेचुरली होती है। जैसे नदी है ना, तुम्हारी नदियाँ क्या होती है? नेचुरली होती हैं, उसे कुदरत ने खुद बनाई है। लेकिन कुछ ऐसी नहरें हैं जिन्हें मानव ने बनाया है। तो मानव निर्मित नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कोई आप बता सकते हैं इसमें? तो चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर अगर कोई नहर है तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये हमारे भारत में है। भारत में राजस्थान है। राजस्थान तो जानते हो कि नहीं जानते हो? भारत में राजस्थान राज्य है, भारत का पश्चिमी राज्य है। वहाँ पर ये नहर आपको मिलेगी देखने के लिए। और दुनिया की सबसे लंबी नहर है, आपको मैं बता दूं, 649 किलोमीटर लंबी नहर है। अब समझ लीजिए, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ना, ये इंदिरा गांधी नहर का ही है। और ये भी आप चित्र देख रहे हैं, ये भी इंदिरा गांधी नहर है। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या ऐसा कारण था कि इंदिरा गांधी नहर को बनाना पड़ा? पूरी कहानी जानेंगे। ये नहर तो आप जान ही गए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आखिर इंदिरा गांधी नहर क्यों बनाई गई। देखिए, ये अपना भारत है, ये और ये जो राज्य है ना, ये राजस्थान। और राजस्थान में, भारत में सबसे कम अगर वर्षा कहीं होती है तो इसी राजस्थान के क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। और राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। आपको मैं बता दूं, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो उस क्षेत्र में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? और राजस्थान के इस क्षेत्र में कई ज़िले आते हैं। जैसे कि शुरुआत में देखें, यहाँ पर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, चूरू, इधर आपका जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा। ऐसे कई जनपद हैं राजस्थान के जो पूरी तरह रेगिस्तान में बसे हुए हैं। और उन जनपदों के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। और समस्या ये होती है कि यहाँ पर ना तो पेड़ है, ना तो पौधे हैं, कुछ नहीं, केवल आपको यहाँ पर रेत दिखाई देगी, मरुस्थल है। तो बिना पानी के कैसे वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? तो जब शुरू में हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 को, तो बहुत लोगों ने मांग की थी कि अगर राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र में कोई नहर बना दी जाए जिससे यहाँ के लोगों को और वहाँ जो जीव जंतु रहते हैं उनको पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि नया नया देश का बंटवारा हुआ था। और आपको अच्छी तरह पता है, चाहे देश का बंटवारा हो या घर का बंटवारा हो, जब शुरू में बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं।
क्योंकि कुछ शरणार्थी भारत आ रहे थे, उनको बसाना है, उनको नौकरी देना है, खाना देना है, या यहाँ से लोग जा रहे थे, ठीक है। तो कई तरह की समस्या उस समय जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके सामने थी। धीरे धीरे क्या हुआ, समय आ गया 1958 का। जब समय आया 1958 का, डेट है 31 मार्च की, 31 मार्च 1958। तो उस समय भारत के जो एक मंत्री थे जिनका नाम था श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री गोविंद वल्लभ पंत मंत्री पद में थे। तो उन्होंने राजस्थान के लोगों से कहे कि हम आपको पानी की व्यवस्था करेंगे, हम आपकी पानी की व्यवस्था करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, हम पूरी व्यवस्था करेंगे पानी की। तभी क्या हुआ कि 1960 में एक समझौता हुआ, 1960 में एक समझौता हुआ, और इस समझौता को कहा गया सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। अब देखिए, सिंधु जल समझौता 1960 को हुआ, और सिंधु जल समझौते में ये हुआ कि जो उत्तर भारत में प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जैसे कि सिंधु है, सिंधु के बाद सतलज है, सतलज का नाम आता है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है, उसके बाद रावी है, और ब्यास है, और सतलज, ठीक है। ये प्रमुख 6 नदियाँ बहती हैं उत्तर भारत में, और उत्तर भारत से पश्चिम भारत की ओर जाती हैं। तो इसमें कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जो जल है वो भारत यूज करेगा। और नीचे की जो ये नदियाँ हैं, इनमें ये कहा गया कि 80% जो जल है वो भारत यूज करेगा, और 20% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ये बात कही गई। तो अब देखिए, नीचे की 3 नदी कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका। अब देखिए 1960 में ये समझौता होता है कहाँ पर, तो पाकिस्तान में एक शहर है जिसे हम कहते हैं कराची, पाकिस्तान के कराची में ये समझौता होता है। और ये समझौता किनके बीच में होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों नेताओं के बीच में समझौता होता है। और जो बिचवानी का काम करता है वो विश्व बैंक करती है, कौन, विश्व बैंक, ठीक, क्योंकि बिचवानी भी ज़रूरी होता है। तो अब ज़रा सोचिए, रावी, ब्यास, सतलज, तो इसका मतलब है इन 3 नदियों का जो जल है 80% हम यूज कर लेंगे, पाकिस्तान को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% ही केवल हमें मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ऊपर की नदियों में हम नहर वहर बनाते हैं और उसका पानी अगर अपनी तरफ मोड़ रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान सीधा जाके विश्व बैंक से बता सकता है। लेकिन नीचे वाली में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर वो नहीं बताएगा। अच्छा, एक समस्या और भी आ रही थी कि सारा का सारा पानी जो है वो पाकिस्तान में चला जा रहा था। अब पाकिस्तान भी इस जल का कोई यूज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो एक टेंशन ये भी भारत को सता रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पानी की हम लोग बर्बादी कर रहे हैं, पानी को हम सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। भाई देखिए, जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां भारत से जा रही है। सिंध है वो भी भारत से होके जा रही है, झेलम वो भी भारत से होके जा रही है, उसके बाद तुम्हारी चिनाब नदी वो भी भारत से होके जा रही है, रावी वो भी भारत से जा रही है, ब्यास वो भी भारत से, सतलज वो भी भारत से, और सभी नदियाँ जाके सिंध में मिल जाती हैं, और उसके बाद सिंध नदी जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इधर का जो पानी है इन नदियों में, उन पानी को हम सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये निर्णय लिया गया और लास्ट में फाइनल ये हुआ कि हम नहर बनाएंगे,
क्या बनाएंगे? नहर बनाएंगे। अब देखिए समस्या आ रही थी कि नहर निकाली कहाँ से जाए, तो क्या हुआ कि जहाँ पर सतलज और ब्यास नदियों का संगम होता है, कौन सी नदी? सतलज और ब्यास नदी। देखिए दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये सतलज नदी है ये, ठीक, और इधर से आपकी ब्यास नदी आ गई ये, तो अब इन दोनों का जो संगम हुआ तो उस जगह का नाम है हरिके। क्या नाम है? हरिके। देखिए हरिके एक गांव का नाम है, ठीक है, हरिके एक किसका नाम है? गांव का नाम है। और हरिके जिस ज़िले के अंतर्गत आता है उस ज़िले को कहते हैं तरन तारण, ठीक है। और इसी के जस्ट बगल में फिरोजपुर भी स्थित है, तो कुछ जगहों पर फिरोजपुर का भी नाम आता है, लेकिन हरिके मुख्य रूप से कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? तरन तारण। तो देखिए ये कौन सी नदी हो गई? ब्यास, और ये कौन सी हो गई? सतलज। तो अब देखिए इसी हरिके के पास से एक नहर निकाल दी गई, ऐसे, ठीक है, हरिके के पास से नहर निकाल दी गई ये ऐसे, और इसी नहर को कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। क्या कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गलत लिख दिए, ऊपर नहीं लगेगा ना, हाँ, इंदिरा गांधी नहर। देखिए इंदिरा गांधी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर सन 1984 में रखा गया है। 1984 के पहले इस नहर को राजस्थान की नहर के नाम से जाना जाता था। किसकी? राजस्थान की नहर के नाम से जाना जाता था। और इंदिरा गांधी नहर इसे क्यों रखा गया, उसके भी पीछे कारण आप जान लीजिए। क्या हुआ कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या होती है? उनकी हत्या की जाती है। तो उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, उनकी याद में इस नहर का नाम इंदिरा गांधी रख दिया गया। बात समझे? और इसी नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुगंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मरुगंगा किस नहर को कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा, मरु के माने क्या होता है? मरुस्थल, मतलब मरुस्थल की गंगा। बात सही है बिल्कुल। देखिए जहाँ पर ये नहर बहती है तो वहाँ पर दूर दूर तक पानी की एक बूंद आपको दिखाई नहीं देगी, चारों तरफ आपको केवल रेत ही रेत दिखाई देगी। बात समझ में आ रही? तो अब वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, अब थोड़ी मात्रा में नहीं, बहुत भारी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उनके लिए किसी गंगा से कम है क्या? तो इसीलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वही इसे क्या कहते हैं? मरुगंगा कहते हैं। कुछ लोग इसी को कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए आगे चलते हैं। इस नहर की टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, तो वो 649 किलोमीटर है। और ये नहर भारत के 3 राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पंजाब में, ठीक है, पंजाब के बाद हरियाणा, ठीक, हरियाणा के बाद राजस्थान। तो ये नहर आपको इन 3 राज्यों में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये नहर लगभग 400 किलोमीटर के आसपास राजस्थान में ही है। बस में, हाँ, सबसे लंबी, अगर इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा किसी राज्य में है तो राजस्थान में है, और सबसे कम लंबाई अगर किसी राज्य में है तो हरियाणा में है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी कोई दिक्कत इसमें? तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे कहा जाता था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर।
ठीक है, 1984 में इसका नाम क्या पड़ गया, इंदिरा गांधी नहर। ठीक, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उन्हीं की याद में इसका नाम भी चेंज करें। ये नहर कहाँ से निकाली गई है, तो हरिके के पास से। हरिके में एक बांध बनाया गया, उसी को कहा जाता है हरिके बैराज। ये कहाँ पर है, पंजाब के तरन तारण। हरिके के पास कौन सी नदी आके सतलज में मिलती है, तो ब्यास नदी का और सतलज नदी का दोनों का संगम होता है। ठीक है, उसके बाद ये सतलज नदी पाकिस्तान चली जाती है। अच्छा देखिए, भारत ने अपने लिए तो इतना कुछ कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मरुस्थल हमारे पास है तो मरुस्थल पाकिस्तान के पास भी है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास मरुस्थल नहीं है। देखिए, अब मैं आपको भारत के नक्शे में बताता हूँ। इसमें देखिए, ये देखो, ये जो एरिया है ना पाकिस्तान का, ये दिख रहा है, ये एरिया के अंतर्गत दो राज्य पाकिस्तान के आते हैं। इस साइड पर पंजाब आ जाता है और इस साइड पर सिंध आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, इन दोनों एरिया पर यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मरुस्थल मिलेगा, और भारत में यहाँ पर आपको मरुस्थल मिलेगा। तो पाकिस्तान की तरफ जो मरुस्थल है ना थार का, वो कहता है उसे चोलिस्तान, चोलिस्तान। ठीक है, और हमारी तरफ जो है हम उसे थार कहते हैं या हम रेगिस्तान कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है वहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और भारत में उसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, या केवल रेगिस्तान कहते हैं, या मरुस्थल कहते हैं बस, या राजस्थान, या हम कहते हैं राजस्थान का मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए, पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो यहाँ के लोगों को कुछ मिल सके। भारत ने तो देखिए यहाँ से नहर निकाल दिया, बताओ कितनी बड़ी बात है। पूरा आज ये समझ लीजिए कि कम से कम लाखों टन में यहाँ पर फसलें पैदा की जाती, मक्का की, बाजरा की, ज्वार की, सरसों की, काफ़ी ज़्यादा फसलें पैदा की जाती हैं। आप ये समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पानी पाएंगे तभी तो फसलें होंगी, कैसे हो जाएंगे। और पाकिस्तान की तरफ कुछ नहीं होता, वहाँ के लोग ये चीज़ कभी सोचे ही नहीं। अच्छा सोचे क्या, पैसा ही नहीं है। पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा होगा तभी काम अच्छे लगते हैं। अब पैसे के साथ साथ ईमानदारी, तुम अगर बेईमानी से कोई काम करोगे तो असफल हो जाओगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, इंदिरा गांधी नहर की गहराई बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए लगभग 21 फुट गहरी है, और 21 फुट गहराई बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं होती?